Okay, dear students, now we have to discuss about redistribution of charges when two capacitors are connected. Based on that, we have this question over here. करेंगे इसे भी, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. सपोज करिए हमारे पास में दो कैपेसिटर हैं, एक तो ये रहा और दूसरा एक और वो ये रहा. ये दोनों ही कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटी के भी हो सकते हैं. सपोज दियर कैपेसिटीज आर C1 एंड C2. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, इनको आप चार्ज कर रहे हो. यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो और एक्चुअली में कनेक्ट भी कर सकते हो. आपने एक बैटरी लगाई, ये V1 वोल्ट की है. फिर आपने एक यहाँ पर बैटरी, एक्चुअली आप इमेजिन भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, V2 की लगाई. तो ये V1 वाली बैटरी जो है C1 को चार्ज कर देगी और यहाँ पे जो Q1 आएगा आफ्टर ऑल C1 V1 के बराबर आएगा. और यहाँ पर दूसरे वाले केस में जो Q2 आएगा वो C2 V2 के बराबर आएगा. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अब आएगी. ये जो बैटरी है इनका काम पूरा हो गया है. आप इन्हें यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा दीजिए. मैं हटा देता हूँ, ठीक है. C1 क्या इनकी प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? बिल्कुल है. ये चार्ज कैपेसिटर है. V1 बैटरी के थ्रू इसे आपने चार्ज किया था. सो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 के बराबर है. आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे V1 है. ऐसे ही दूसरा वाला जो कैपेसिटर है, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आप 0 मान सकते हो, तो यहाँ पे आप V2 मान सकते हो. क्लियर है? अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अब आएगी. आप इसको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए. अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अब आएगी. क्या दिक्कत आएगी? जब आप ये A और B दो पॉइंट्स हैं, एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ोगे, देन व्हाट विल हैपन? कनेक्टिंग वायर कहता है कि मैं अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने दूंगा, बट यहाँ A और B इनके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हैं. अलग अलग बैटरी के थ्रू आपने चार्ज किया था. सेम बैटरी से चार्ज करके रखोगे, दोनों कैपेसिटर में सेम वोल्टेज होगा, तब फिर कनेक्टिंग वायर को कोई दिक्कत नहीं है. फिर अभी जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला वो नहीं होगा. बट यहाँ V1 V2 अलग है. इन दैट केस ये कनेक्टिंग वायर को अच्छा नहीं लगेगा, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा. इट विल से कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना मांगता है. तो इसके लिए वो क्या करेगा? चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा. मैं यहाँ पर एक दूसरा सर्किट फिर से बना रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए. ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके थ्रू चार्ज फ्लो होने लगेगा. मकसद ये रहेगा कि आफ्टर ऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है कनेक्टिंग वायर के क्रॉस वो वैनिश हो जाए, वो 0 हो जाए. सपोज करिए जैसे मान लो ये ज़्यादा है पोटेंशियल और ये कम है, तो फिर यहाँ से चार्ज उठ करके थोड़ा यहाँ आएगा, यहाँ पे फिर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा. ये V2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, V1 कम हो जाएगा. V1 ज़्यादा है, V2 कम है, तो V1 थोड़ा धीरे धीरे डाउन मारेगा, V2 धीरे धीरे थोड़ा अप मारेगा और फिर आफ्टर ऑल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. यहाँ पे भी पोटेंशियल V हो जाएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V हो जाएगा. तो अब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे भी V हो गया, यहाँ पे भी V हो गया. कुछ चार्ज इधर से इधर फ्लो कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया है. पोटेंशियल सेम हो जाने के बाद आफ्टर ऑल चार्जेस इन कैपेसिटर में होंगे कितने? अब इस कहानी को भूल जाइए, आप सिर्फ इसको याद रखिए कि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, और दूसरा ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये भी 0 V वोल्ट है. अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है. क्या दोनों में चार्जेस बराबर बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं. दोनों कैपेसिटर अलग अलग हैं. C1 C2, इस पे चार्ज आएगा C1V और इस पे चार्ज आएगा C2V.
जैसा कि हमने कहा V1 ज़्यादा है, V2 कम है, V1 डाउन मारेगा। तो V1 और V में अगर हम कहें तो V थोड़ा कम हो गया है। तो जो C1 है इसमें पहले जो चार्ज था और जो बाद में चार्ज है, कैन यू कंपेयर दिस? V1 और V में V थोड़ा डाउन मार गया है तो ये चार्ज थोड़ा कम हो गया है। तो वही बात तो हुई ना, देखो चार्ज यहाँ पर कम क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा चार्ज इधर आ गया है। इफ समवन इज आस्किंग हाउ मच चार्ज हियर फ्लोन, वेरी इजी। यहाँ पर पहले कितना चार्ज था? Q1 के बराबर, यहाँ पर Q1 के बराबर और फिर हो गया Q1 डैश के बराबर। अब वैल्यूज लेकर के काम कर लो। यहाँ पे जैसे पहले 10 था और फिर बाद में यहाँ पे 7 हो गया। इसका मतलब क्या है? इधर से 3 निकल के आया। तो इधर पे जो चार्ज का फ्लो है इससे अगर आप डेल्टा Q लिखो तो ये ऐसे निकाल सकते हो आप कि Q1 में Q1 डैश घटा दो। उल्टा भी आप चल सकते हो। यहाँ पे पहले चार्ज Q2 था, बाद में कितना होगा? Q2 डैश ये C2V के बराबर होगा। इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। पहले इसमें इतना था, बाद में इतना हो गया, चार्ज बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। Q2 डैश में Q2 घटा दो। चाहे ऐसे निकालना चाहे ऐसे, बात तो वही आएगी। अब हम यहाँ पर एक बार ये देख लें कि मोस्टली क्वेश्चन में गिवन क्या रहता है और निकालना क्या होता है। मोस्टली हमें C1 C2 गिवन रहता है, V1 V2 गिवन रहता है। दीज टू कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटी एंड जो इनको आप बिगिनिंग में चार्ज किए थे बैटरीज के थ्रू, उनके EMF इनडायरेक्टली, ये सब गिवन रहते हैं। एंड हमें आफ्टर ऑल बताना होता है कि इक्विलिब्रियम जब आएगा दैट टाइम इन कैपेसिटर में चार्जेस कितने होंगे, ये बताना होता है कि Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा। या ये जो कैपेसिटर्स फाइनली इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं तो दोनों के अक्रॉस V बराबर होगा, V होगा कितना। दीज थिंग्स में बी रिक्वायर टू कैलकुलेट। एंड आफ्टर ऑल ये भी पूछ सकता है कि कितना एनर्जी फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया है। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कितना एनर्जी लॉस हुआ है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ये फाइंड करने वाला सेक्शन रहता है, ये गिवन सेक्शन रहता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। हम चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से भी बात कर लें तो फार्मूला डराइव हो जाएगा। पहले फार्मूला लिख देते हैं, डेरिवेशन पर बाद में बात करेंगे। V ये कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है V कॉमन, पैनिक नहीं होएगा। कॉमन अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों में सेम वोल्टेज आएगा। इसका फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नाउ अब हम इसके डेरिवेशन की भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं, एक ही काम कराना है, टोटल चार्ज उसको कंजर्व कराना है। जैसे टोटल मोमेंटम कंजर्व कराओ ना तो M1V1 प्लस M2V2 बराबर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई V आता है। वही यहाँ पे कहानी है, लेकिन M1V1 नहीं आ रहा है क्योंकि कंजर्व यहाँ पे मोमेंटम नहीं होने जा रहा है, कंजर्व यहाँ पे चार्ज होने जा रहा है। Q जो है वो CV के बराबर होता है, जबकि P MV के बराबर होता है। तो फिर आपने अगर कोलिजन वाली थ्योरीज करी हो तो वहाँ पे M1V1 M2V2 हुआ करता है, लेकिन यहाँ Q के कंजर्वेशन की बात है तो C1V1 C2V2 होगा। डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। इसके बाद में इनमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनकी कैपेसिटी तो बिगड़ नहीं जाएंगी, C1 C2 ऐसे ही रहेगा, जबकि चार्जेस ये बिगड़ जाएंगे। Q1 Q2, यहाँ पे Q1 डैश, यहाँ पे Q2 डैश। तो Q1 प्लस Q2 ये जो होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। और Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, तो यहाँ C1V1 हो गया, यहाँ C2V2 हो गया, यहाँ पे C1V हो गया, यहाँ पे C2V हो गया। V कॉमन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, C1V1 देन C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। मैंने इंटेंशनली ऐसे क्यों लिख दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। कोलिजन में भी तो ऐसे ही होता है, एक बॉडी होती है मास M1 होता है, एक बॉडी होती है मास M2 होता है, फिर इनमें कोलिजन होता है, मास तो बिगड़ नहीं जाते,
वैसे ही मैंने यहाँ बोला, कैपेसिटी तो बिगड़ नहीं जाएगी। फिर यहाँ पर इसका वेलोसिटी u1 होता है, इसका वेलोसिटी u2 होता है, तो आप बोलते हो इसका मोमेंटम m1 u1 होगा, इसका मोमेंटम m2 u2 होगा। तो फिर यहाँ पे इसका वेलोसिटी नहीं, इसका वोल्टेज v1 होगा, इसका वोल्टेज v2 होगा, तो इस पे जो चार्ज होगा वो c1 v1 होगा, इस पे c2 v2 होगा। यहाँ पर कोलिजन होने के बाद अगर यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, दोनों टुगेदर मूव करेंगे। तो यहाँ पर m1 इसका जो वेलोसिटी v हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो गया, सॉरी v हो गया, तो इसका मोमेंटम m1 v हो गया, इसका मोमेंटम m2 v हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपने बोला कि इसका वोल्टेज v है, इसका वोल्टेज v है, तो इस पे चार्ज जो q1 डैश है वो c1 v हो गया, जो q2 डैश है वो c2 v हो गया। फिर आपने टोटल मोमेंटम निकाला बिफोर, यहाँ पे टोटल चार्ज निकाला बिफोर, यहाँ मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आपने यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकाला आफ्टर कोलिजन, या यू कैन से इनइलास्टिक कोलिजन, और फिर यहाँ पे टोटल चार्ज निकाला आपने। तो इस तरह से कॉमन वोल्टेज आ गया। जैसे ही कॉमन वोल्टेज आ गया तो कहानी पूरी तरह से सॉल्व हो गई। फिर ये जब आपने निकाल लिया तो फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकलता चला जाएगा सब कुछ। जैसे Q1 डैश निकालना है तो आप इस V का वैल्यू, कॉमन वोल्टेज यहाँ रख देंगे तो Q1 डैश आ जाएगा, V का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो Q2 डैश आ जाएगा। फिर कितना चार्ज फ्लो किया ये निकालने के लिए Q1 डैश को यहाँ रख देंगे तो चार्ज जो फ्लो हुआ है वो निकल आएगा। अगर आप यहाँ रख देंगे तो भी वही निकल करके आएगा। इस प्रकार से एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। एंड फाइनली होमवर्क आपको जो दिया जा रहा है वो ये कि एनर्जी लॉस कितना होगा यहाँ पर, वो कैसे निकालेंगे। जैसे इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पर आपने डील किया है, दैट टाइम एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बड़ा कम्प्लेक्स आया था, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 देन u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। निकाला कैसे था आपने, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, इसकी निकाली थी, फिर दोनों को जोड़ दिया था और फिर आपने आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, देखा कि बराबर नहीं आ रहा है, वो तो कम आ रहा है। तो जो लॉस हुआ निकालने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने सब्ट्रैक्ट कर दी। बस ऐसे ही यहाँ करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों को जोड़ देना है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई और फिर यहाँ पे निकालना है। देखोगे कि यहाँ तो कम आ रहा है, तो आप जितना कम आ रहा है वही निकालना, वही लॉस है, वो एक्चुअली हीट के फॉर्म में यहाँ पर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर बनाए जाते हैं तो बेहतर होता है, बट नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंसेस इसलिए बनाने ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ये मैसेज मिल जाए पब्लिक को कि यहाँ पर हीट का डेसिपिएशन होगा। अब हम इस क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे जहाँ पर कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, ये आपका C1 है 5 माइक्रोफैरड का, इसको चार्ज किया है किसी बैटरी से, वो 5 वोल्ट किया। पहले आप यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जहाँ C2 लगा